ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बाद क्या अब जुडिशरी भी भाजपा के लिए भर्ती प्रकोष्ठ बन गई है? जी हां, अब तक तो आरोप लगता था कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने और उन्हें भाजपा में शामिल कराने का काम कर रही हैं, या फिर भाजपा के इशारे पर विपक्ष के नेताओं, विधायकों और सांसदों को डांस कराने के लिए मजबूर करती हैं। बड़े बड़े सेठों को जो संपत्ति पसंद आ जाए वो दिलवाने में मदद करती हैं। संपत्ति के मालिक के यहाँ छापेमारी होती है, उन्हें जेल भेजकर परेशान किया जाता है, डराया धमकाया जाता है और फिर परम मित्रों को लाभ पहुंचाया जाता है। लेकिन अब महाराष्ट्र से जो आरोप निकला है उसने एक नया धब्बा जुडिशरी पर लगा दिया है और सवाल पैदा कर दिया है कि जो लोग कथित रूप से बेरोजगार युवाओं, मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ताओं को कॉकरोच और पैरासाइट बुलाते हैं, वो अपनी संस्था के भीतर इस कथित बीमारी को क्या बुलाएंगे? जी हां, आरोप लगा है कि महाराष्ट्र के एक सांसद को ऑफर दिया गया कि उद्धव ठाकरे को छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ आ जाओ, यानी बीजेपी वाली टीम के साथ आ जाओ, तो 20 साल पुराना जो आपके पिता की हत्या का मामला है उसमें आपके हक में फैसला आएगा। और समझने वाली बात यह है कि अदालत से जो चीज निकल रही है वो भी संदेह पैदा करने वाली है। पूरा मामला अमृतकाल का एकदम डीएनए टेस्ट दिखाता है। आसान भाषा में पूरी चर्चा करेंगे और सवाल होगा कि माननीय चीफ जस्टिस कहाँ है? लंदन की ठंडी का असर यदि खत्म हो गया हो तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लीजिए। उधर राजस्थान से कांग्रेस के पूर्व मंत्री के मामले में अदालत ने जो फैसला किया है उसने राम मंदिर वाले केस को याद दिला दिया। आपको याद होगा कि मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मंदिरें बनना चाहिए। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया उसे ढहाया, उन्होंने गलत किया, अपराध किया, लेकिन फिर भी कोई सजा नहीं दी जाएगी। कुछ वैसी ही कहानी राजस्थान की अदालतों से निकली है और चूंकि कांग्रेस नेता के खिलाफ है, अदालत ने गड़बड़ी पाई लेकिन फिर भी राहत नहीं दिया, तो सवाल गंभीर होता जा रहा है। बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक के सभी मामलों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। मसला बड़ा गंभीर है क्योंकि इसके बाद कोई रास्ता बचता नहीं है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता और देश के सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं में से एक प्रशांत भूषण जी के साथ हमने चर्चा किया था और समझने वाली बात यह है कि जुडिशरी के हालात पर चर्चा करते हुए इतने वरिष्ठ अधिवक्ता भीतर से तिलमिला उठे। ऐसा लग रहा था कि उनकी आत्मा रो रही है न्यायपालिका के हालात को देखकर। सोशल मीडिया पर अब तक 1.5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। आप भी नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। उसका छोटा सा अंश हम आपको यहाँ भी सुनवाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जानते हैं कि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। लगातार खबरें चल रही हैं कि उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद टूटकर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में जाने वाले हैं या जा रहे हैं। पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इसका सीधा सा मतलब है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। हर कोई जानता है ये काम बीजेपी ही कर रही है और वही कर भी सकती है, मगर महत्वपूर्ण मुद्दा यह बन गया है कि कैसे कर रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि हमारे सांसद ओम प्रकाश राजे, भूपाल सिंह निम्बालकर, जिन्हें आमतौर पर ओम राजे निम्बालकर कहा जाता है, इनको ऑफर दिया गया है कि अगर वो उद्धव ठाकरे के गुट को छोड़ के शिंदे वाली शिवसेना में चले जाएं, यानी भाजपा वाले गुट में चले जाएं, तो उनके पिता के मर्डर केस में इनको अपने पक्ष में फैसला मिल सकता है अदालत से। यानी सोचिए कि हालात कहां तक पहुंच गए। अब तक तो हम देख रहे थे कि ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां छापेमारी करती थीं विपक्षी नेताओं के खिलाफ, उन्हें गिरफ्तार करती थी, जेल में डालती थी, और जैसे ही ये नेता भाजपा की वॉशिंग मशीन में डुबकी लगाने को तैयार होते थे उसके तुरंत बाद ये एजेंसियां उन्हीं विपक्षी नेताओं को सैल्यूट करने लगती थी। यानी लगातार आरोप लग रहा है कि ये जांच एजेंसियां देश की जांच एजेंसियां न रह के भाजपा के लिए भर्ती प्रकोष्ठ बन गई। यानी विपक्षी नेताओं को डरा के धमका के भाजपा में भर्ती कराने के लिए एजेंसी के रूप में काम कर रही। मगर अब देखिए, ये खुला आरोप लग रहा है कि विपक्ष के सांसद को ऑफर दिया जाता है कि हमारे गुट में आ जाइए तो साल 2006 का जो केस चल रहा है आपके पिता की हत्या का, हम आपको आपके पक्ष में फैसला दिलवा देंगे, वो भी अदालत से। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये पूरा केस क्या है, आखिर किस केस में उद्धव ठाकरे के सांसद को फेवरेबल जजमेंट दिलवाने का लालच दिया गया है? तो पूरी कहानी जरा आसान भाषा में समझ लीजिए। ओम राजे निम्बालकर,
जो कि महाराष्ट्र में धाराशिव क्षेत्र के सांसद हैं। ये भी मूल कांग्रेसी ही थे, यानी परिवार कांग्रेसी था। इनके पिता कांग्रेस नेता पवन राजे निम्बालकर थे और इनकी हत्या 2006 में हो गई थी। 3 जून 2006 को कांग्रेस नेता पवन राजे निम्बालकर और उनके ड्राइवर समद काजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये महाराष्ट्र की एक बड़ी राजनीतिक हत्या मानी गई। इस मामले में पहले रायगढ़ पुलिस ने, फिर स्टेट सीआईडी ने और फिर सीबीआई ने जांच किया। हत्याकांड में पूर्व मंत्री पद्म सिंह पाटिल आरोपी हैं और दोनों पक्ष कहीं न कहीं रिश्ते में भी आते हैं। सीबीआई ने कुल 9 लोगों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए थे। अब समझने वाली बात यह है कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट में यह मामला एकदम जजमेंट स्टेज पर है। पहले खबर आई थी कि 14 मई 2026 को फैसला आ जाएगा, लेकिन फिर इसे टाल दिया गया। 1 महीने से भी ज्यादा लंबा टाल दिया गया और कहा गया कि 16 जून 2026 को फैसला आएगा। अब आप कहेंगे कि 16 जून तो निकल गया, यही तो गेम है। 16 जून को फिर से कहा गया कि अभी 2-3 दिन और लगेगा, यानी 20 जून को फैसला आएगा। और इसी बीच हम सब देख रहे हैं कि साथ ही साथ उसी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के गुट के 6 सांसदों के टूटने की चर्चा हो रही है और ये सभी सांसद भाजपा के गुट वाले एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 14 मई 2026 को जो फैसला आना था उसे पहले 1 महीना टाला गया, फिर 2-3 दिन टाला गया। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या अदालत का फैसला राजनीतिक इशारे पर आ रहा है? क्या राजनीतिक लोग जजों से कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ, इतने दिन रुक जाओ, फैसला तब देना जब हम कहेंगे और फैसला वही देना जो हम कहेंगे? अभी सभी सांसदों से सेटिंग नहीं हो पा रही है, कम से कम 6 तोड़ना है। अभी सबको नहीं धमका पाए हैं, सबको नहीं ललचा पाए हैं। क्या देश का लोकतंत्र इस हद तक बर्बाद हो चुका है? सोचिए कि हालात कितने गंभीर हैं। लोकतंत्र की अम्मा का चीरहरण किस हद तक होने वाला है। यहाँ खुलेआम कथित राजनीतिक इशारे पर अदालतों के फैसले टाले जा रहे हैं और फैसले आने के आरोप लग रहे हैं। इससे ज्यादा गिरावट और क्या ही हो सकती है। अब आ जाइए राजस्थान। यहाँ का मामला भी एकदम अमृतकाल का उदाहरण दे रहा है। दरअसल जल जीवन मिशन के कथित घोटाले से जुड़ा हुआ एक केस था। ठेकों में गड़बड़ी के आरोप लगे। कहा गया कि फर्जी सर्टिफिकेट लगा के करीब 960 करोड़ के ठेके हासिल कर लिए गए और इसी मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की भूमिका की जांच हो रही है। महेश जोशी राजस्थान की पिछली सरकार अशोक गहलोत सरकार के जलदाय विभाग के मंत्री थे। साल 2025 में इसी मामले में ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। अब 7 मई 2026 को राजस्थान एसीबी ने महेश जोशी को फिर से गिरफ्तार किया इसी मामले में। यानी अभी लगभग 1.5 महीना पहले उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पहले उन्हें पूछताछ के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो कस्टडी में भेजा गया और फिर बाद में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी ने हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और कहा कि गिरफ्तारी के समय जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जरूरी कानूनी प्रक्रिया, उसको एसीबी ने पालन नहीं किया। गिरफ्तारी का लिखित आधार नहीं बताया, यानी एसीबी ने गिरफ्तार क्यों किया है इसका कोई लिखित आधार आरोपी और परिवार के लोगों को नहीं दिया गया। ध्यान से सुनते जाइए। स्पेशल एसीबी कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की तो वहां पर याचिका खारिज कर दी गई और एसीबी कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के समय परिवार मौजूद था, बेटे को जानकारी दी गई थी, वकील भी रिमांड प्रोसीडिंग्स में मौजूद थे, अरेस्ट मेमो में ग्राउंड्स दर्ज थे जिस पर जोशी के सिग्नेचर भी थे। इसके बाद महेश जोशी के बेटे ने राजस्थान हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल किया। 12 जून 2026 को जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की डिवीजन बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। यानी महेश जोशी को तुरंत रिहा करने का आदेश हाईकोर्ट से भी नहीं आया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मामले में जब डिटेल्ड ऑर्डर देश के सामने आता है तो बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। निचली अदालत ने जो कह के राहत देने से इनकार किया था, हाई कोर्ट ने उसका ठीक उल्टा कह के राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एसीबी ने अरेस्ट के क्लियर रिटन ग्राउंड्स यानी किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है ये नहीं बताया और यदि बताया तो इसका कोई रिकॉर्ड हमारे सामने पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो को रीजन फॉर अरेस्ट और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बीच बेसिक फर्क की भी ठीक से समझ नहीं है, यानी जांच करने वाली एजेंसी के अधिकारियों की समझ पर सवाल उठाता है हाईकोर्ट। अब जरा आप समझ लीजिए कि रीजन फॉर अरेस्ट और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का मतलब क्या होता है। रीजन फॉर अरेस्ट का मतलब होता है कि गिरफ्तार क्यों किया गया, गिरफ्तारी का कारण क्या है, और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का मतलब होता है कि आरोपी के खिलाफ खास तथ्य क्या है, कौन सा एविडेंस है, कौन सा लीगल बेसिस है जिसके आधार पर गिरफ्तार किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर में खाली धाराएं बता देना ही काफी नहीं है, आपको यह भी साफ साफ बताना होता है कि आरोपी को आपने किस आधार पर गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट या स्पेशल जज के सामने रिमांड के लिए पेश किया जाता है तो यह जज की जिम्मेदारी होती है कि वो देखें कि आर्टिकल 22(1) का पालन हुआ है या नहीं।
नहीं, अब जरा ध्यान दीजिए। हाईकोर्ट ने स्पेशल और सबऑर्डिनेट कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। कहा कि रिमांड देते समय जज को यह जांचना चाहिए था कि अरेस्ट के ग्राउंड्स विधिवत बताए गए हैं या नहीं। और तो और हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि एंटी करप्शन ब्यूरो और सबऑर्डिनेट कोर्ट ने लीगल प्रोविजंस को नजरअंदाज किया। यानी हाई कोर्ट साफ साफ ये कह रहा है कि जांच करने वाली एजेंसी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो और सुनवाई करने वाली निचली अदालतें, इन दोनों ने कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज किया। अब इतना सुनकर आपको लग रहा होगा कि तब तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री को राहत मिली है गई होगी, लेकिन नहीं। अरे यही तो अमृतकाल है भाई। तभी तो मैंने शुरुआत में आपको राम मंदिर वाला फैसला याद दिलाया। हाईकोर्ट ने इस मामले में यहां तक कह दिया कि पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और संवैधानिक सुरक्षा पर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। यानी इन अधिकारियों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए कि कैसे कानून का पालन किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है। इन्होंने गलती किया है, पहले तो जांच करने वालों ने गलती किया, फिर अदालत में बैठे जज ने गलती किया, और इन दोनों की गलतियों को हाईकोर्ट ने पकड़ लिया। मगर फिर भी कांग्रेस नेता को राहत नहीं है, याचिका खारिज कर दी गई। कहा गया कि स्पेशल जज के जो ऑर्डर हैं उसको एप्रोप्रिएट लीगल रेमेडी से चैलेंज करिए। अब इसी बात को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर जांच करने वाले और निचली अदालतों ने गलती किया है तो फिर राहत क्यों नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोग ये भी तंज कर रहे हैं कि राहत तो तबे मिलेगी कांग्रेसी नेता को जब आप वॉशिंग मशीन में डुबकी लगाएंगे, काहे कि सारी कृपा वहीं अटकी है। अब जरा सोचिए कि लोकतंत्र की हर बीमारी को दूर करने वाली संस्था के ऊपर जब ऐसे ऐसे आरोप लगने लगे हैं तो लोकतंत्र की अम्मा का हाल कितना बुरा हो चुका है। अभी हाल ही में हमने देखा मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज कर दिया गया, एक ऐसे आधार पर जो था ही नहीं। कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग से शिकायत करते रह गए, वो कुछ बोलता नहीं है, दनादन बीजेपी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर देता है। कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक दिन मामले को लटकाता है और इसी बीच सारा खेल हो जाता है। अगले दिन वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा है, सुनवाई ऐसे नहीं होगी, चुनाव याचिका लेकर जाइए। बाकी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो मिलाड सुनवाई कर रहे थे मिश्रा जी, उनकी और उनके बेटे की कुछ कहानियां हमने इस वीडियो में विस्तार से दिखाया है। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, अमृतकाल का एहसास होगा। इससे पहले याद करिए कि पश्चिम बंगाल के मामले में क्या हुआ, बल्कि ये याद करिए कि क्या क्या नहीं हुआ। 90 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम काट दिया गया, 27 लाख से ज़्यादा लोग अपील करके बैठे रहे कि हमारा वोटिंग राइट दे दो, हमारा नाम जोड़ दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अरे इस बार नहीं तो अगली बार वोट डाल लेना, क्या दिक्कत है। और तो और कई लाख लोगों को न जाने कहाँ से ला के नाम जोड़ दिया जाता है, किसी को पता नहीं। और जो लोग चुनावी ड्यूटी पर थे उनका नाम भी काट दिया। जब वो लोग अपना नाम जुड़वाने सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, निचली अदालतों में अपील करो। अब जब न्यायपालिका से ही चुनाव को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट से ऐसी ऐसी चीजें निकल चुकी हों, तो भला इस अमृतकाल में महाराष्ट्र में यदि कोई सीबीआई कोर्ट के बारे में यह आरोप लगाए कि भाजपा के पाले में आने के लिए लालच दिया गया कि अदालत से फैसला आपके पक्ष में आएगा, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। यूं ही थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण जुडिशरी के हालात को देखकर तिलमिला जाते हैं, भीतर से हिल जाते हैं। एक बार आप इनकी बातों को सुनिए और उन लोगों से सवाल करिए जो कथित रूप से बेरोजगारों को, सवाल उठाने वालों को, आलोचना करने वालों को, जानकारी मांगने वालों को कॉकरोच और पैरासाइट बुलाते हैं। उनसे पूछिए कि जुडिशरी के भीतर जो लोग न्यायपालिका की साख को डुबा रहे हैं, जो लोग भारतीय लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की अम्मा के साथ सरेआम दुष्कर्म कर रहे हैं, वो क्या है, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका हुजूर। उन्हें भी आप कॉकरोच, पैरासाइट, दीमक कुछ बुलाना चाहेंगे, या फिर वो लोग बहुत दुलारे हैं। हालांकि चुनाव संबंधी मामलों में और राजनीतिक मामलों में खुद चीफ जस्टिस की बेंच से अब तक जो कुछ निकला है उसे देखकर आपको कितनी उम्मीद है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक इन्हें सुनिए। इन लोगों की मानसिकता ये हो गई है, इन जजों की मानसिकता ये हो गई है कि अरे ये तो कीड़े मकोड़े हैं, जो लोग सत्ता पर काबिज हैं यही अथॉरिटी हैं। इनको, इनकी समझ जो है संविधान के बारे में और कानून के बारे में बिल्कुल पलट गई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इतने सारे फैसलों में बोला, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचों के फैसलों ने बोला कि भाई जनता मालिक है, जनता को ये सब जानने का हक है, जनता, और इसलिए आरटीआई एक्ट बनाया गया है कि जनता जान सके कि उसके नौकर, ये सब नौकर हैं, जज भी नौकर हैं, हमारी जनता के जज भी नौकर हैं। पर ये लोग समझने लगे हैं कि हम मालिक हैं, सरकार मालिक है और ये सब कीड़े मकोड़े हैं। इस तरह की मानसिकता हो गई है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, इन जजों के प्रति लोगों को नफरत होने लगी है। अब ये गुस्सा जजों के प्रति फूटने लगा है। ये हमको पूरे सोशल मीडिया में दिखाई देता है।
और जी। ये लोग सोचते हैं कि ये आज मालिक बने बैठे हैं और अगर सरकार की चापलूसी करें तो ऊपर उठ सकते हैं, इनको रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी मिल सकती है। और इस 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 लालच में सब कुछ भूलते जा रहे हैं कि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, लोकतंत्र क्या कहता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता मालिक है। लेकिन ये लोग सब भूलते जा रहे हैं अपने आप को माय लॉर्ड, क्योंकि उनके सामने लोग माय लॉर्ड बोलते हैं तो अपने आप को बिल्कुल लॉर्ड समझने लगे हैं। इस हुँ। तरह की मानसिकता होती चली जा रही है। और ये जो पूरा पर्यावरण के बारे में जो कहते हैं, आरटीआई के बारे में जो कहते हैं, रेफ्यूजीज के बारे में जो कहते हैं, होमलेस के बारे में जो कहते हैं कि भाई इनको फ्रीबीज क्यों दिए जा रहे हैं, रेफ्यूजीज का क्या राइट है, कुछ भी मतलब समझ खत्म होती जा रही है। बिल्कुल पलटते जा रहे हैं। लोकतंत्र के प्रति इनकी घृणा होती जा रही है। इस तरह के जो बयानबाजी करते हैं उससे ये जाहिर हो रहा है। उस दिन बोल दिया कि कॉकरोच हैं, कि हुँ। ये सब अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जो जी, जिनको ये कहीं जो काम नहीं मिलता, बेरोज़गार रह जाते हैं, वो सोशल मीडिया में चले जाते हैं, आरटीआई हाँ पुलिस में। हाँ, मतलब हुँ। इनकी मानसिकता मतलब ऐसी होती जा रही है। और ये देखिए, मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, जी। आज ये दिख रहा है कि इन जजों के प्रति, इस सरकार के प्रति लोगों की नफरत बढ़ती चली जा रही है। और जिस दिन ये नफरत फूटेगी, आप देखिएगा क्या होने वाला है इस देश में। तो सर, ये आपकी भारतीय लोकतंत्र के प्रति जो प्रेम और सम्मान है, जो उसके प्रति घबराहट और डर पैदा हुई है, उसकी वजह से मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो है भावुक हो गए हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जिस चीज़ से आप बहुत प्रेम करते हो, जिसके लिए आपने अपना जीवन खपा दिया हो, अगर उस पर संकट आता है, तो भावनाएँ बाहर आती हैं। सर, ये जो चीज़ें पिछले दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलती थी कि कोई सवाल कर रहा है तो उसको देशद्रोही कह दो, विकास विरोधी कह दो। ये बातें अगर सुप्रीम कोर्ट की जजों की ज़बान से निकलने लगी तो ये कितना बड़ा खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसके मतलब यह है कि हमारे देश में संविधान और लोकतंत्र का पतन हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी को इसलिए बनाया गया, इसका मेन काम सिर्फ ये नहीं है कि लोगों के डिस्प्यूट्स तय करे। जी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मेन काम है कि संविधान को प्रोटेक्ट करे, की रक्षा करे, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, विधायिका को और कार्यपालिका को अपने अपने दायरे में रखे। ये मेन दायित्व जी। है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। लेकिन इन जी। लोगों को ये लगता जा रहा है कि हमारा अब दायित्व ये है कि हम इस सरकार की, या जो पार्टी सरकार चलाती है उसकी रक्षा करें। कि ये जी। बड़े बड़े जो लोग हैं जो आज सत्ताधारियों के जो करीब हैं उनकी रक्षा करें। इस हुँ। तरह की मानसिकता बनती जा रही है। बहुत खतरनाक मानसिकता है, बहुत खतरनाक मानसिकता है। ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि इसका क्या हश्र होने वाला है। देश में लोकतंत्र का तो पतन हो ही रहा है, संविधान का भी पतन हो रहा है। उसके लिए ठीक यही लोग रिस्पॉन्सिबल, सरकार ये तो रिस्पॉन्सिबल है ही है। लेकिन जी। इनका इनका दायित्व, इनको ये दायित्व दिया गया था कि आप इस इस तरह की सरकार से जनता की रक्षा करें। लेकिन ये हुँ। लोग सरकार की ही रक्षा करने में लगे हुए हैं। जनता से ज़्यादा सरकार की रक्षा कर रहे हैं और ये काफ़ी बड़ी समस्या बनती जा रही है। एक के बाद एक जैसी टिप्पणियाँ सुप्रीम कोर्ट से निकल रही हैं। हमारे संविधान का प्रिएम्बल जो पहली लाइन है वो कहता है कि हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों ने संविधान को ताकत दी कि वो हमें ताकत दे। और आज सुप्रीम कोर्ट के जज पूछ रहे हैं कि तू है कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज बिल्कुल। पूछ रहे हैं कि तुम हो कौन, सड़क निर्माण को देखने वाले और टोका-टोकी करने वाले? तो इससे बड़ा दुखदाई कुछ हो नहीं सकता। पिछले दिनों सर, भारत के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से अपील किया था कि भाई डॉलर बचाइए, गाड़ी का प्रयोग कम करिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करिए, तेल बचाना है, तेल कम खाइए, तरह-तरह की बातें। इस इन सारी बयानबाज़ी के बाद तुरंत वो खुद चले गए 4-5 दिन के लिए विदेश और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम जज जो है विदेशों में पाए गए। फिर पता चला कि ये लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। हालाँकि खबर समय से सामने आ गई, फिर पता चला कि कुछ लोग उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने नहीं गए। आप किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ तो आप भाषण दे देते हैं कि भारत के लोग ये करें, सारी नियमावली जनता के लिए है और आप जाके विदेशों में लाखों डॉलर खर्च करें। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल देखिए, इस सरकार की हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। जी। बोलते एक चीज है, मतलब आपने एक दिन बयान दिया, अगले दिन आप मेलोडी को या मेलोनी को चॉकलेट खिलाने के लिए विदेश का दौरा दौरा कर रहे हैं। यानी हुँ। कोई विदेश नीति नहीं है। यहाँ अमेरिका जो है हमारे नागरिकों को मारता जा रहा है, आप उसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं, जबान खोलने की हिम्मत नहीं है।
और आप विदेश का दौरा इसलिए कर रहे हैं कि आप मेलोनी को चॉकलेट खिला सके। मतलब जी। ये हालात हो गए हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई तेल बचाने की जरूरत है, विदेश का दौरा कम करो, और दूसरी तरफ विदेश के दौरे कोई हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए नहीं कर रहे, विदेश के दौरे अपना घूमने के लिए, और वो भी 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में बैठकर। तो जाहिर है कि जब लॉ कानून मंत्रालय ने बोला होगा कि अच्छा भाई हमको 10, 20, 50 करोड़ खर्च करने हैं इस बैडमिंटन टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जजों के लिए, जिससे कि जज लोग और हमारे जो कॉरपोरेट मित्र हैं और ये जो हमारे कॉरपोरेट लॉयर्स हैं ये सब आपस में मिलजुल सकें, तो प्रधानमंत्री वगैरह ने, सरकार ने बोला होगा हाँ हाँ जरूर करिए, बड़ी अच्छी बात है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? हाँ और क्या। जी। इसी बीच सर, अभी हाल फिलहाल में एक घटना हुई। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का मामला था, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई और जिस तरीके से रद्द की गई उस पर तमाम सवाल उठे। कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन तक सुनवाई को टाल दिया और दूसरे दिन कह दिया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आप चुनाव याचिका लेकर आइए। चुनाव याचिकाओं का इतिहास क्या है भारत में वर्तमान अमृत काल में, ये हम लोग क्या कहें, पिछले दिनों मद्रास हाईकोर्ट के जजों ने कह दिया। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं और इसका इसका जो अगला स्टेप होने जा रहा है वो क्या होगा और विपक्ष के पास अब रास्ता क्या बचता है? देखिए, पहले तो वोट चोरी इलेक्शन कमीशन कर रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका। अब उसके बाद अब ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि रजरहाट में जहां 88% मुस्लिम वोट थे एक पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में, वहां 98% वोट भाजपा को मिले। ये तो हो ही नहीं सकता है, तो सिर्फ बेईमानी से पॉसिबल है। ये सब भी होने दिया जा रहा है। लेकिन अब तो बिल्कुल सीधा सीधा सीट चोरी और उस पर सीना चोरी होने लगी है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन ही रद्द कर देंगे। और किस आधार पर रद्द कर देंगे? मतलब ये देखिए, पहली बात कि वो कहते हैं कि आपने अपने एफिडेविट में ये नहीं डिस्क्लोज किया कि आपके खिलाफ ये फला केस है। अब वो फला केस तो हुआ भी नहीं था, अब तो वहां के कोर्ट ने ही रिजेक्ट कर दिया जी, है। उसको रिजेक्ट कर दिया। जी। उसमें तो सिर्फ एक नोटिस इशू किया गया था, और जबकि कानून में लिखा है जो चार्जशीट होती है सिर्फ वो डिस्क्लोज करना होता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, अगर कोई जना झूठा एफिडेविट देता है तो उसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि इसका हम नॉमिनेशन रद्द कर देंगे। आप सिर्फ परजुरी के लिए उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये सब होने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ये तो बिजनेस एज यूजुअल है, आप इलेक्शन पिटिशन फाइल कर दीजिए। और हम जानते हैं कि इलेक्शन पिटिशन कितने साल लगते हैं, इनफ्रक्चुअस होकर ही तय हो पाती है। जब पूरे 5 साल निकल जाते हैं, 6 साल निकल जाते हैं, टर्म खत्म हो जाता है, तब जाकर नॉर्मली इलेक्शन पिटिशन तय होती है। उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन सुप्रीम अभी कोर्ट जो कहता है कि नहीं, मध्य ये प्रदेश के मामले, बिजनेस एज यूजुअल। हाँ, ये ठीक है, मद्रास। ये सब चल रहा है। जी जी। तो वही मैं कह रहा था, मद्रास के मामले में वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी तय नहीं किए और कह दिया कि अब तो समय निकल गया, अब इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो इसको आप देख लीजिए। तो अब विपक्ष के पास सर रास्ता क्या बचता है? अगर ये दिखता है भारतीय जनता पार्टी को, ये दिखता है कि भाई हम विधायक नहीं इनके तोड़ पाएंगे, विधायकों को उठवा नहीं पाएंगे, तो कैंडिडेचर ही रद्द कर दीजिए। तो अब विपक्ष करेगा क्या? विपक्ष को तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और ये भी सीरियसली सोचना पड़ेगा कि चुनाव का बहिष्कार करें तब तक, जब तक कि जनता के बीच में जाकर सड़कों पर बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं खड़ा हो जाता, तब तक हम चुनावों को बहिष्कार करें, पर मिलकर उनको तय करना होगा।